वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जो बेसिक आइडियाज़ थे हमारे पास एनएमआर के रिगार्डिंग, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो थोड़ा सा मैं आपको उस प्रीवियस लेक्चर से थोड़ा सा रूबरू करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो एटम से हमने स्टार्ट किया था कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्पिन करते हैं। सिमिलरली हमने न्यूक्लियस को भी कंसीडर किया था कि न्यूक्लियस भी हमारे पास स्पिन करते हैं आपके पास, ठीक है। और इनकी स्पिन की वजह से आपके पास एक मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो जनरेट होती है न्यूक्लियस के ऊपर, और जिसकी वजह से हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो एज अ मैग्नेट की तरह जो है आपके पास बिहेव करता है, ठीक है। तो ड्यू टू द स्पिनिंग मोशन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, ये भी आपके पास एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। आफ्टर दैट हमने ये पढ़ा था कि जो न्यूक्लियाई होते हैं हमारे पास, ठीक है, जब हमारे पास कोई फील्ड नहीं होगी तो वो किस तरह से जो है आपके पास ओरिएंटेट होते हैं, ठीक है। तो ये हमने रैंडम ओरिएंटेशन पढ़ी थी न्यूक्लियस की, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम डीजेनरेट जो है आपके पास बोलते हैं, ठीक है, कि आपके पास न्यूक्लियाई जो है वो डी जनरेट है आपके पास, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आपके पास स्पिन कर सकता है। लेकिन जब हम उस न्यूक्लियाई को, ठीक है, आपके पास प्लेस कर देंगे इन दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है, जब हम आपकी न्यूक्लियाई को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपके पास जो है रख देंगे, ठीक है। तो जब आपके पास न्यूक्लियाई जो है ऑलरेडी इस तरह से स्पिन कर रहा है, ठीक है, जो न्यूक्लियाई आपके पास इस तरह से गोल घूम रहा है आपके पास। अब जब आपने फील्ड लगा दी, ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि जो न्यूक्लियाई होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियाई हमारे पास है, ठीक है, इस तरह से स्पिन कर रहा है आपके पास ये। लेकिन जब आप यहाँ पे फील्ड अप्लाई करते हो तो न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस जो है वो खुद को इस फील्ड के साथ अलाइन कर देता है, ठीक है। जैसे मान लो मेरा ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इस तरह से अभी ये आपके पास जो है वो स्पिन कर रहा था। लेकिन अब मैंने क्या किया, इस न्यूक्लियाई को मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, ठीक है। तो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपके इस न्यूक्लियस को रखोगे तो वहाँ पे दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि मैक्सिमम जो न्यूक्लियाई होते हैं वो आपके पास क्या करते हैं कि वो उस फील्ड के साथ जो है वो खुद को अलाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे आपके पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जिसका ये नॉर्थ पोल है और जिसका ये साउथ पोल है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा न्यूक्लियाई होगा, ठीक है। जैसे ही हम इस न्यूक्लियाई को इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो खुद को इस फील्ड के साथ जो है वो अलाइन कर देगा, ठीक है। आपको पता है ना, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो है वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगी, ठीक है। तो हमारा न्यूक्लियाई जो है वो आपको इस तरह से जो है वो खुद के इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है वो खुद को अलाइन कर देगा। अब जब हमारे न्यूक्लियस ने जो है आपके पास खुद को अलाइन कर दिया है विद दी फील्ड, ठीक है, इस तरह से, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो थ्रो करवाएंगे हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर। तो जो हमारा न्यूक्लियस होगा, ठीक है, जितनी उसको एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो न्यूक्लियस के ऊपर थ्रो करवाई, तो न्यूक्लियस को जितनी एनर्जी चाहिए होगी, अब वो एनर्जी क्यों चाहिए होगी, ताकि, ठीक है, अब देखिए विद द फील्ड वो इस तरह से लाइन हो चुका है, तो वो अब क्या करेगा, अब वो अगेंस्ट द फील्ड चला जाएगा, मतलब खुद को फ्लिप करेगा। फ्लिप करने का मतलब इस तरह से या न्यूक्लियस, ठीक है, अब वो इस तरह को चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको, तो मतलब हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है, ठीक है, उसको फ्लिप करने के लिए जो एनर्जी लग रही है आपके पास, ठीक है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हम थ्रो करवा रहे हैं न्यूक्लियस के ऊपर, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगी आपके पास, जिससे न्यूक्लियस जो है वो आपके पास फ्लिप करेगा, वो यूजली आपके पास रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स होंगी। और जब हमारा न्यूक्लियस जो है वो फ्लिप करके, ठीक है, अगेंस्ट द फील्ड चला जाएगा, तब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास एनएमआर जो है वो हो गया है, और हमारे पास जो है वो एक सिग्नल जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब देखिए, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको बताया था कि अब मैंने आपसे एक क्वेश्चन रखा था कि क्या सारे के सारे न्यूक्लियाई जो है एनएमआर को शो कर देंगे, या फिर कुछ स्पेसिफिक ही न्यूक्लियाई होते हैं जो एनएमआर को देंगे, ठीक है। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम यही चीज़ स्टडी करने जा रहे हैं कि कौन से हमारे न्यूक्लियस हैं जो आपके पास एनएमआर एक्टिव होंगे, ठीक है, और कौन से ऐसे न्यूक्लियाई हैं जो एनएमआर को नहीं शो करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब आपने क्या याद रखना है कि जो न्यूक्लियाई हमारे पास, ठीक है, वो वाले न्यूक्लियाई जिनके लिए हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, ये आई क्या है आपके पास, स्पिन क्वांटम नंबर है न्यूक्लियस के केस में, ठीक है। तो वो वाले न्यूक्लियाई जहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू जीरो होगी, वो आपके पास एनएमआर इनएक्टिव न्यूक्लियाई होंगे, ठीक है, उनको हम बोलेंगे एनएमआर इनएक्टिव। लेकिन जहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू जो है वो जीरो ना हो, ठीक है, मतलब कुछ भी वैल्यू हो आपके पास, लाइक फ्रैक्शन में हो, ठीक है, 1/2, 3/2, या फिर 1, 2, 3, इस तरह से हो, वो हमारे पास जो न्यूक्लियस होंगे वो आपके पास एनएमआर के अंदर एक्टिव होंगे। मतलब अब ये जो हमारे न्यूक्लियस है जहाँ पे हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जीरो नहीं है, ठीक है, वो आपके पास जो है वो एनएमआर को शो करेंगे, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि ऐसे कौन सी न्यूक्लियस है जहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू जीरो होती है, कहाँ पे आई की वैल्यू जीरो नहीं होती है, ठीक है, और ये जीरो वैल्यू आती कब है और कब नहीं आएगी।
तो देखिए मैं एक छोटा सा टेबल ड्रॉ करने जा रहा हूँ, आपको इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहली चीज़, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस किससे बना होता है, न्यूक्लियस बना होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, ठीक है। मतलब तो हमें प्रोटॉन को भी कंसीडर करना है और न्यूट्रॉन को भी कंसीडर करना है, ठीक है। तो अगर मतलब न्यूक्लियस के केस में हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर या तो जीरो होगा या जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास न्यूक्लियस जो है, मतलब उसके अंदर जब हम स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी हैव टू डील विद द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो मतलब ये आपके पास स्पिन को मेजर करने जा रहे हैं कि ये जीरो होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए पहली पॉसिबिलिटी क्या है, मान लो कि मेरे पास प्रोटॉन्स जो है आपके पास इवन हो, ठीक है। सपोज आई एम हैविंग इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मेरे पास जो है वो इवन नंबर ही न्यूट्रॉन्स हो आपके पास, मतलब प्रोटॉन भी इवन है, न्यूट्रॉन भी इवन है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल है आपके पास कार्बन, ठीक है, C612, 6 प्रोटॉन है आपके पास, 6 ही न्यूट्रॉन निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आपके पास इवन हो गए हैं, ठीक है। अब इसके अलावा ऑक्सीजन है आपके पास 8O16, ठीक है, 8 प्रोटॉन है, 8 ही आपके पास न्यूट्रॉन है। तो इसको हम बोलते हैं इवन इवन न्यूक्लियाई, ठीक है। जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपके इक्वल इक्वल हों उनको हम बोलेंगे इवन इवन न्यूक्लियस। तो याद रखना इस केस में हमारे पास जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है दैट इज़ योर आई, इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास, दिस इज़ योर ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास प्रोटॉन्स इवन है और न्यूट्रॉन भी इवन है किसी न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, अगर दोनों चीज़ें इवन इवन हो गई तो उसका स्पिन क्वांटम नंबर ज़ीरो होगा और वो आपके पास न्यूक्लियस जो होगा वो NMR में इनएक्टिव होगा, ठीक है। अब ये चीज़ क्यों ज़ीरो है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर, इसको मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा आपके पास, ठीक है। पहले हम सिंपल एग्जांपल लिख लेते हैं। अब मान लो कि मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ना वो ऑड है आपके पास, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स मैंने लिख दिया अब यहाँ पे इवन, ठीक है। सिमिलरली एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे पास यहाँ पे इवन हो जाएं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरे पास ऑड हो जाएं। तो देखिए इस चीज़ का मतलब क्या हुआ मेरे पास, अगर मेरे प्रोटॉन जो है वो ऑड होते हैं, ठीक है, या फिर अगर मेरे न्यूट्रॉन्स जो है वो ऑड होते हैं, मतलब इन दोनों में से कोई एक चीज़ इवन होगी और दूसरी चीज़ जो है आपके पास ऑड हो जाएगी आपके पास। तो जब भी ऐसी सिचुएशन होगी हमारे पास, तो हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू, जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है इसकी वैल्यू होती है आपके पास यहाँ पे इन दोनों के केस में हमारे पास 1/2, ठीक है। और सिंपल एग्जांपल लिखता हूँ मैं आपके पास, मान लो वी हैव अ हाइड्रोजन, सिंपल सा एग्जांपल है, ठीक है। देख सकते हैं आप एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो यहाँ पे है ही नहीं हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास फ्लोरीन आइटम होता है, ठीक है, दिस इज़ 19 फ्लोरीन, ठीक है। सिमिलरली वी हैव 31 फास्फोरस। तो देखिए फ्लोरीन है ना, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन 9 होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 10 होंगे, मतलब प्रोटॉन ऑड है और न्यूट्रॉन इवन है। सिमिलरली फास्फोरस होता है हमारे पास, ठीक है, दिस इज एटॉमिक नंबर 15, ठीक है, 15 प्रोटॉन है मेरे पास, 16 आपके पास न्यूट्रॉन होंगे। तो इसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 1/2, ठीक है। तो मतलब जीरो नहीं है, दैट मीन्स ये जो हमारे न्यूक्लियस होंगे, ठीक है, जहाँ पे ऑड इवन चल रहा है हमारे पास, वो वाले आपके पास NMR में एक्टिव होंगे हमारे पास। अब थर्ड केस बनता है हमारे पास, जब मेरे पास प्रोटॉन भी ऑड हो जाए और आपके न्यूट्रॉन भी ऑड हो जाए, मतलब दोनों के दोनों ऑड ऑड हो जाएंगे, ठीक है। इन दैट केस मेरे पास जो आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है इसकी वैल्यू होती है आपके पास 1, ठीक है। तो मतलब ये भी आपके पास नॉन जीरो है, सो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आपके पास जो ऑड ऑड न्यूक्लियस होंगे ये भी आपके पास NMR में एक्टिव होंगे, ठीक है। तो एग्जांपल की बात करते हैं कहाँ पे हमारे पास जो है वो ऑड ऑड न्यूक्लियस होंगे हमारे पास, और जहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो आपके पास 1 होगी। तो सिंपल एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं आपके पास 1H2, ठीक है, मतलब ड्यूटीरियम मेरे पास, ठीक है, एक ही प्रोटॉन है, एक ही मेरे पास यहाँ पे न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर ऑड ऑड न्यूक्लियस और ये NMR में एक्टिव होगा। इसके अलावा मेरे पास जो है बोरोन होता है, ठीक है, वी हैव 5 बोरोन, ठीक है, एटॉमिक नंबर 5 और मास नंबर इसका 10 होता है। तो देखिए 5 प्रोटॉन है, 5 ही न्यूट्रॉन है, सो अगेन दिस इज NMR एक्टिव न्यूक्लियस। तो देखिए इस टेबल से आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, ये जो मैंने टेबल बनाया यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन ये मिली, मैंने आपको क्या कहा, जिन भी न्यूक्लिया के केस में आपके पास ये जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर होगा इसकी वैल्यू जीरो होगी, वो NMR में इनएक्टिव होगा। तो ऐसे न्यूक्लियस कौन से होते हैं जो कि आपके पास इवन इवन होंगे, ठीक है। तो याद रखना जब भी इवन इवन न्यूक्लियस होंगे मतलब हमारे पास प्रोटॉन जो है और न्यूट्रॉन जो है वो इवन इवन हो जाएंगे, इनको हम इवन इवन न्यूक्लियाई बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास NMR में हमेशा ही इनएक्टिव रहेंगे। एक्टिव कौन से होंगे, या तो हमारे पास प्रोटॉन ऑड हो या फिर हमारे पास न्यूट्रॉन जो है वो ऑड हो, मतलब कोई ना कोई एक चीज़ आपको ऑड चाहिए ही चाहिए।
तो अब देखिए यहाँ से ना आपको एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा समझने वाली चीज़ आपके पास यहाँ से निकल के आ रही है कि जो आपके कार्बन होता है, ठीक है, दैट इज़ योर C6, ठीक है, आपके पास C12 का जो कार्बन आइटम होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर इसका 12। तो ये है आपके पास केस ऑफ इवन इवन न्यूक्लियाई, ठीक है, मतलब प्रोटॉन भी इवन है, न्यूट्रॉन भी इवन है, और ये एनएमआर में इनएक्टिव होता है। लेकिन जो मेरा हाइड्रोजन आइटम होता है, ठीक है, वो देखिए एनएमआर में उसकी आपके पास एक प्रोटॉन है, ठीक है, और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब ये आपके पास इसकी स्पिन जो है वो जीरो नहीं है, इसकी स्पिन होती है 1/2। तो ये आपके पास एनएमआर में एक्टिव है, ठीक है। तो इसी चीज़ का हम यूज़ करते हैं, ठीक है, टू स्टडी द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पे हमारे पास कार्बन आइटम होता है, ठीक है। आप सभी को पता है हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा कार्बन होगा वहाँ पे, ठीक है। और कार्बन के साथ हमारे पास हाइड्रोजन हमेशा ही जुड़े होते हैं, ठीक है। तो कार्बन तो आपके पास एनएमआर इनएक्टिव है, ठीक है। अगर ये आपके पास, अगर मैं इस कार्बन की बात कर रहा हूँ, दिस इज C612, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके आइसोटोप की बात करूँ, दैट इज़ योर, ठीक है, 13 कार्बन, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसके आइसोटॉप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कार्बन आइटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला 12 वाला इवन इवन। तो मतलब हमारे पास क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास कार्बन आइटम होगा और कार्बन आइटम के साथ हमारे पास हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। तो कार्बन इज़ नॉट एनएमआर एक्टिव, लेकिन ये जो प्रोटोन है आपके पास, दिस इज़ एनएमआर एक्टिव। तो यही चीज़ जो है हम एनएमआर के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लोगे वहाँ पे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा ही जुड़ा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास कार्बन तो एनएमआर इनएक्टिव हो गया, लेकिन ये प्रोटॉन आपके पास एनएमआर में एक्टिव होता है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो है डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस प्रोटॉन को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मतलब हम क्या करते हैं, हम एनएमआर जो स्टडी करते हैं वो हाइड्रोजन एटम का स्टडी करेंगे, ठीक है। हमें हाइड्रोजन एटम का एनएमआर स्टडी करना है, ठीक है। कार्बन 12 तो हमारे पास इनएक्टिव होता है, ठीक है। अगर हमें कार्बन का एनएमआर स्टडी करना है तो हमें इसका आइसोटोप लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आइसोटोप होगा यहाँ पे देखिए, प्रोटॉन आपके पास इवन है, ठीक है, 6 प्रोटॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है आपके पास यहाँ से 7 निकल के आएंगे। तो ये आपके पास केस बन जाएगा इवन ऑड वाला, ठीक है। तो वो इवन ऑड मतलब हमारे पास एनएमआर में एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन 12 इज एनएमआर इनएक्टिव, लेकिन इसका जो आइसोटोप है कार्बन 13, वो हमारे पास एनएमआर जो है वो एक्टिव होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एनएमआर करने जा रहे हैं, ठीक है, तो एनएमआर हम दो तरह से करेंगे। एनएमआर विल बी ऑफ 2 टाइप, ठीक है। पहला होता है हमारे पास 1H NMR, ठीक है, पहला है हमारे पास 1H NMR। इसको हम सिंपली बोलते हैं आपके पास प्रोटोन मैग्नेटिक रेजोनेंस, 1H NMR या फिर प्रोटोन मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। 1H NMR बोल सकते हैं क्योंकि हम हाइड्रोजन का एनएमआर स्टडी करने जा रहे हैं, या फिर इसको बोलूँगा प्रोटोन मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है। प्रोटोन से मेरा मतलब किससे है, न्यूक्लियस से, ठीक है। सिमिलरली सेकंड कौन सा होगा मेरे पास, ये कार्बन वाला, और कार्बन कौन सा होगा, 13 कार्बन, ठीक है, ये याद रखना है आपने। 12 कार्बन नहीं है, ये इनएक्टिव होता है, एक्टिव कौन सा होगा, 13 कार्बन, ठीक है। तो एनएमआर में हम ये दो चीज़ें जो है आपके पास मेन स्टडी करते हैं। तो अब मैं आपको वापस लेके चलता हूँ कि भाई ये जो न्यूक्लियस है ना, इनका स्पिन क्वांटम नंबर 0 क्यों आ रहा है और ये 0 क्यों नहीं आ रहा है, और क्यों हमारे इवन इवन न्यूक्लियाई जो है ना, इनको ऐसी क्या बीमारी पड़ गई कि वो हमारे पास एनएमआर नहीं दे सकते हैं, और ये जो ऑड इवन है ना, वो क्यों आपके पास जो है वो एनएमआर में एक्टिव है, ठीक है। तो अब हमें यही चीज़ जो है यहाँ पे स्टडी करनी है। तो देखिए ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस किससे बना हुआ है, न्यूक्लियस बना हुआ है आपके पास प्रोटॉन से, और साथ में उसके अंदर होंगे हमारे पास, उसके साथ होते हैं आपके पास न्यूट्रॉन्स। मतलब न्यूक्लियस के सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। तो देखिए एनएमआर के अंदर हमने स्टडी क्या किया कि हमारे पास न्यूक्लियस होता है, स्पिन करता है, स्पिन की वजह से आपके पास इसके अंदर की मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि हम न्यूक्लियस के अंदर जो है वो एक मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो आपके पास जनरेट हो रही है, जब न्यूक्लियाई स्पिन करेगा तो एक मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो जनरेट कर देता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। दैट मीन्स अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर रहा हूँ ना न्यूक्लियस की, ठीक है, अगर मैं मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट की बात हो रही है न्यूक्लियाई की, सो दैट मीन्स हम किसकी बात करने जा रहे हैं, बात कर रहे हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की। तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी हुई, इन दोनों की वजह से हो रही है आपके पास। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या राइज होता है, ठीक है, ये बहुत ध्यान से सुनना ये चीज़, कि क्वेश्चन यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि क्या प्रोटॉन आपके पास जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट देते हैं, या आपका न्यूट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट देता है, या ये दोनों मिलके ही आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो जनरेट करते हैं।
तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आपके लिए, ठीक है, कि प्रोटॉन आपके पास जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट करेंगे न्यूक्लियस के लिए, या न्यूट्रॉन करेंगे, या ये दोनों मिलके आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो जनरेट करेंगे। तो देखिए इतना तो आप सभी को पता है ना कि हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल होता है, तो जब भी चार्ज पार्टिकल स्पिन करता है आपके पास, वो एक मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो जनरेट कर देगा, ठीक है। तो मतलब जब आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो जब वो मूव करता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर के ऊपर, ठीक है, मान लो कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मूव ना करें, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बिल्कुल रुके हुए हैं, यहाँ पे रुके हुए हैं बिल्कुल, ठीक है, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो वो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो जनरेट करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास जनरेट हो जाएगी। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, अब ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, इसी पोजीशन के ऊपर हैं, ठीक है, बिल्कुल रुके हुए हैं, तो मतलब उनकी मूवमेंट नहीं हो रही है, तो दैट मीन्स हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट नहीं होगी, ठीक है। ये बिल्कुल ध्यान में रखना आपने ये चीज़, कि अगर हमारे पास कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो बिल्कुल रुका हुआ है, मूव नहीं कर रहा है, तो आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो जनरेट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही वो चार्ज पार्टिकल आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा, मान लो इस तरह से मूव कर रहा है आपके पास, तो उसकी मूवमेंट की वजह से आपके पास क्या हो जाएगी, आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो जनरेट हो जाएगी। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि अगर आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जो हैं वो बिल्कुल रुके हुए हैं, ठीक है, अगर बिल्कुल रुके हुए हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बिल्कुल स्टैटिक होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, स्टैटिक होती है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो उसके मूव करने के साथ साथ वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बिल्कुल रुकी हुई थी, स्टैटिक थी, ठीक है, वो भी मूव करेगी, ठीक है। तो जब भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है तो उसकी वजह से आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो याद रखना, जो मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड है इट ऑलवेज प्रोड्यूसेस दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बट अब देखिए ना, प्रोटॉन्स का तो हमें पता है, प्रोटॉन्स जो होते हैं हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। तो मैंने बात की कि अगर मेरे पास चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, तो इसका मतलब क्या, अगर प्रोटॉन मेरे पास स्पिन करते हैं, मूव करने का मतलब क्या, मतलब हम इस तरह से इनको दौड़ा रहे हैं, मतलब हम स्पिन की बात कर रहे हैं। तो अगर प्रोटॉन स्पिन करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाएगी, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है। वट अबाउट न्यूट्रॉन्स, ये तो बिल्कुल न्यूट्रल है आपके पास, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। सो दैट मीन्स क्या हुआ हमारे पास, कि जब ये मूव करेंगे तो फील्ड जनरेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके पास क्या है, ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये न्यूट्रल है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी इनकी, ठीक है, न्यूट्रॉन हैज़ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। लेकिन अब आप थोड़ा सा शॉक हो जाएंगे कि हमारे पास प्रोटॉन्स जो हैं ये तो हमारे पास जो है वो फील्ड जनरेट करते करते हैं, ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो गया। न्यूट्रॉन्स की हमने बात की ना कि इसके ऊपर चार्ज नहीं है, जब चार्ज नहीं है दैट मीन्स कि आपके पास अगर ये मूव करता है, अनचार्ज पार्टिकल है, तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन जो है हमारे पास, ये भी आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो जनरेट करेंगे। तो अब क्वेश्चन क्या आया भाई, ये कैसे हो गया, न्यूट्रॉन तो हमारे पास अनचार्ज पार्टिकल्स हैं, वो कैसे आपके पास फील्ड को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस चीज़ को बड़े सिंपल तरीके से समझाता हूँ आपको। देखिए अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं ना हमारे पास, ये किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, ये दोनों बने होते हैं हमारे पास क्वार्क से, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किससे मिलके बने हैं, ये बने हुए हैं आपके पास क्वार्क पार्टिकल से, ठीक है। और क्वार्क पार्टिकल कितने तरह के होते हैं, 6 तरह के होते हैं हमारे पास। अप होते हैं, डाउन होते हैं, टॉप होते हैं, बॉटम होते हैं, स्ट्रेंज होते हैं, चार्म होते हैं, ठीक है। तो मतलब क्वार्क पार्टिकल हमारे पास 6 तरह के होते हैं, अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज एंड चार्म। तो मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स आर मेड अप ऑफ दीज क्वार्क्स पार्टिकल। तो अब याद रखना है कि जो न्यूट्रॉन होता है हमारे पास और जो प्रोटॉन होता है, ये दो तरह के हमारे पास क्वार्क पार्टिकल से मिलके बनते हैं। एक होता है हमारा अप, दूसरा होता है हमारा डाउन, ठीक है। तो मतलब अप एंड डाउन जो हमारे क्वार्क पार्टिकल हैं, इनसे हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वो मिलके बने हुए होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, न्यूट्रॉन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और प्रोटॉन के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो चलो मान लो ये मेरा प्रोटॉन है इस टाइम पे, ये न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। तो देखिए दो तरह के क्वार्क है ना, अप एंड डाउन। तो जो अप क्वार्क होते हैं ना हमारे पास, ठीक है, जो अप होंगे हमारे पास, उनके लिए हमारे पास चार्ज होता है 2/3 ऑफ ई, ठीक है। और जो डाउन क्वार्क चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इनके लिए हमारे पास चार्ज होता है -1/3, ठीक है। तो देखिए प्रोटॉन्स जो होते हैं ना हमारे पास, ये दो तरह के हमारे पास क्वार्क पार्टिकल से मिलके बने हैं, अप एंड डाउन। तो प्रोटॉन के अंदर हमारे पास क्या होता है, दो तरह के अप होते हैं। तो अप को बना रहा हूँ मैं इस तरह से ब्लू पेन से, ठीक है। तो प्रोटॉन के अंदर मेरे पास दो तरह के अप हैं और एक इसके अंदर डाउन होता है मेरे पास, ठीक है। ये अप है दोनों के दोनों, दीज आर योर अप क्वार्क पार्टिकल, और ये है मेरे पास डाउन वाला।
ठीक है, दो तरह के क्वार्क पार्टिकल, अप एंड डाउन। सिमिलरली जो मेरा न्यूट्रॉन होता है यहाँ पे मेरे पास दो डाउन होते हैं, ठीक है, दीज आर टू डाउन, और एक मेरे पास क्या होता है यहाँ पे आपके पास ये अप होता है, ठीक है, दीज आर टू डाउन एंड वन इज़ योर अप। मतलब टोटल कितने क्वार्क पार्टिकल्स हैं इन दोनों के अंदर? तीन तीन क्वार्क पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दो अप प्रोटॉन में है और एक डाउन प्रोटॉन में है, लेकिन न्यूट्रॉन में दो डाउन होते हैं और एक अप होते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं ना, इनके ऊपर चार्जेस हैं, ठीक है, अप एंड डाउन के अपने अपने चार्जेस हैं। तो इन चार्जेस की वजह से हमारे पास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के ऊपर टोटल ओवरऑल कितना चार्ज आएगा, अब हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो अपॉन कैलकुलेशन अब हम चार्ज निकालेंगे, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज आता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज आता है। तो देखिए, प्रोटॉन दो अप पार्टिकल है, अप पार्टिकल के ऊपर कितना चार्ज है? 2/3, ठीक है, दो हैं, 2/3 + 2/3, और डाउन एक ही है तो एक के ऊपर चार्ज है -1/3। तो कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, 2/3 + 2/3 -1/3, दिस विल बी योर 1, ठीक है, 2 + 2 4, 4 में से एक गया 3, 3/3 आपके पास 1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूँ तो दो डाउन है, दो डाउन मतलब 1/3 -1/3, एक अप है, अप मतलब 2/3, ठीक है। सो दैट मीन्स जो मेरे पास चार्ज हो जाएगा आपके पास न्यूट्रॉन के ऊपर, दिस इज -1 -1 -2 हो जाएगा, और +2 दैट विल बी 0, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि चार्ज जो है प्रोटॉन के ऊपर वो 1 है, ठीक है, दैट इज़ वाई प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन जो चार्ज आ रहा है न्यूट्रॉन के ऊपर दैट इज़ 0, एंड दैट इज़ वाई जो न्यूट्रॉन्स होते हैं आपके पास वो न्यूट्रल होते हैं। अब देखिए, अब जो मैं बताने वाला हूँ ना उसको ध्यान से सुनना। देखिए यहाँ से बहुत तगड़ा कंसेप्ट है आपके पास, ये इसको तो बिल्कुल ध्यान से सुनना आप इस चीज़ को। अब देखिए, न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूट्रॉन जो आपका वो न्यूट्रल हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल हो गया कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। अब ये बात समझना, न्यूट्रॉन के अंदर हमारे पास तीन ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर चार्जेस हैं, ठीक है। जो हमारा न्यूट्रॉन है इसके अंदर हमारे पास तीन ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर चार्जेस हैं, और इनका जो ओवरऑल चार्ज है वो न्यूट्रॉन को न्यूट्रल कर रहा है, ठीक है। ये जो चार्ज पार्टिकल है न्यूट्रॉन के अंदर, इनके ऊपर चार्ज है और इनका चार्ज मिला के न्यूट्रॉन को ओवरऑल न्यूट्रल कर रहा है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपके पास कोई एटम होता है, ठीक है, जैसे हम एटम की बात करते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं कि एटम जो होता है वो आपके पास क्या होता है, दिस इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। हम ऐसा बोलते हैं ना कि हमारे पास एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, हम ऐसा बोलेंगे ना एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स नहीं होंगे। एटम जो है आपके पास वो इनडिविजिबल, जो हमने शुरू में बोला था कि एटम इज़ नॉट इनडिविजिबल, ठीक है। जो स्टार्टिंग में थ्योरी आई थी उसमें बोला था कि एटम जो है उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने बाद में आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट किए और हमने एटम को फर्दर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि एटम जो आपके पास इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है उसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। और वो न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं दैट आर एग्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से हमारे पास एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स नहीं है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स तो हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास यही कंसेप्ट जो है वो न्यूट्रॉन के केस में यहाँ पे अराइज होगा, ठीक है। न्यूट्रॉन ओवरऑल न्यूट्रल है, लेकिन जो इसके अंदर जो है आपके पास वो चार्ज पार्टिकल है, तो इनके चार्ज की वजह से आपके पास न्यूट्रॉन जो है आपके पास न्यूट्रल आ रहा है। सो अब इसका मतलब क्या हुआ, प्रोटॉन में हमारे पास क्या हो रहा है, इसके ऊपर तो चार्ज है क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं आपके पास क्वार्क पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर चार्जेस है, प्रोटॉन मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो क्वार्क पार्टिकल्स हैं ये मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी मूवमेंट की वजह से हमारे पास जो है वो आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है आपके पास। तो ध्यान से समझना, सिमिलरली जैसे प्रोटॉन मूव कर रहा है मतलब प्रोटॉन मूव करने का मतलब ये है कि जो क्वार्क पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं, तो सिमिलरली न्यूट्रॉन मूव करेगा, ठीक है। जब न्यूट्रॉन मूव करेगा तो उसका मतलब क्या, इसके अंदर जो क्वार्क पार्टिकल्स हैं ये मूव करेंगे, आल्दो ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इसके अंदर जो ये जो पार्टिकल्स हैं इनका ओवरऑल चार्ज 0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जब ये चार्जेस मूव करेंगे तो इनकी मूवमेंट की वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। सो यही रीज़न है आपके पास कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है दोनों मिला के आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो आपके पास जनरेट करेंगे। आल्दो प्रोटॉन इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, ठीक है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, बट स्टिल इट जो है आपके पास ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करेगा। तो जनरेट कैसे करेगा, ड्यू टू दिस मोशन ऑफ दीज क्वार्क पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये तो हमने आंसर कर दिया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है दोनों के दोनों जो है आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो जनरेट करेंगे। अकेला जो है आपका प्रोटॉन
मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट नहीं करेगा, उसके साथ में जो हमारे न्यूट्रॉन्स होंगे वो भी आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर कि क्यों हमारे इवन इवन न्यूक्लियाई जो है ना वो आपके पास एनएमआर में जो है वो इनएक्टिव है। ऐसा क्यों है, कैसा क्या हो रहा है कि वो आपके पास जो है एनएमआर इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली चीज़, अगर जैसे मान लो ना, अब आप सभी ने पढ़ा है कि हमारे पास एक ऑर्बिटल होता है ना, वहाँ पे जो हमारे दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल है, ठीक है, वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक स्पिन अप होता है तो दूसरा स्पिन डाउन हो जाता है हमारे पास। तो देखिए मैं थोड़ा सा आपको ना, जहाँ से हमने शुरू किया था मैं आपको वहीं लेके जा रहा हूँ जो जहाँ से हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था, प्रीवियस लेक्चर। देखिए ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये मैंने यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर दिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब देखिए मान लो मेरा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज वे में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास स्पिन कर रहा है, और दूसरा मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास स्पिन कर रहा है, ठीक है। तो एक मेरे पास इस तरह से स्पिन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा मेरे पास क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से स्पिन करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पास स्पिन करते हैं तो हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, मतलब कहीं ना कहीं तो नॉर्थ एंड साउथ पोल होंगे हमारे पास, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे नॉर्थ एंड साउथ पोल हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो इस चीज़ को तो इग्नोर करो कि ये तो मैं न्यूक्लियस के बीच से काट रहा हूँ इस चीज़ को। तो अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगाता हूँ यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, तो देखिए नेगेटिव का मोशन हो रहा है, तो दैट मीन्स हमारा जो थंब होगा, जो मेरा अंगूठा होगा आपके पास, आपका जो थंब होगा वो आपके पास क्या बताएगा, वो बताएगा आपके पास साउथ पोल, ठीक है। और जो आपकी फिंगर्स हैं वो आपके पास क्या चीज़ बताएंगी, वो आपके पास बताएंगी जो आपके पास जो करंट की डायरेक्शन होती है ना, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास स्पिन कर रहा है, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा आपके पास, इन दैट केस मतलब ये इस तरह से स्पिन कर रहा है, ठीक है। तो मतलब मेरा जो मेरा थंब होगा वो इस तरफ को होगा, ऊपर को। तो ये मेरे पास कौन सा पोल बन जाएगा, दिस विल बी योर साउथ पोल एंड दिस इज़ योर नॉर्थ पोल, ठीक है। अब मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है, तो मतलब मेरा थंब अब नीचे वाली साइड को होगा, सो दिस विल बी योर साउथ पोल और ये मेरा नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। और आपको पता है ना, साउथ विल अट्रैक्ट नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यही एक रीज़न है आपके पास, यही जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इनको निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आपके पास, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास जब भी हमारे पास जो आपके पास पेयर्ड कन्फिग्रेशंस होती हैं वो आपके पास बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं, ठीक है। वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, ठीक है। यही रीज़न है हमारे पास, ये जो आपने एक इफेक्ट पढ़ा होगा दैट इज़ कॉल्ड एज योर इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। कि ऐसा फैक्ट ड्यू टू विच जो हमारे पास एन एस पेयर ऑफ जो एन एस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका जो पेयर होता है, ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो यही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्थ साउथ है वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करना जो है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके पास, ठीक है, एस ऑर्बिटल वाले जो है हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, और दिस इज़ द मेन रीज़न वाई द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर डिफिकल्ट टू रिमूव। अब देखिए अगर ये हमारा कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है तो डेफिनेटली जो हमारे प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास दो प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, सपोज आई एम हैविंग टू प्रोटॉन्स, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, वन इज़ मूविंग एंटी क्लॉकवाइज और एक आपके पास जो है वो क्लॉकवाइज जो आपके पास स्पिन कर रहा है, ठीक है। तो ये तो मेरे पास पॉजिटिव मोशन है, पॉजिटिव मोशन का मतलब क्या है, मेरा थंब जो है यहाँ से क्या रिप्रेजेंट करेगा, थंब मेरे पास जो है वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा। सो इस केस में दिस इज़ माई नॉर्थ पोल और ये मेरा साउथ पोल आ जाएगा, ठीक है, और ये मेरा नॉर्थ पोल होगा और ये मेरा साउथ पोल होगा। तो डेफिनेटली नॉर्थ जो और साउथ के बीच में अट्रैक्शन देखने को मिलेगी। सो इसका मतलब क्या हुआ, जिस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन जो पेयर अप हो रहे हैं वैसे ही हमारे जो प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, किसी एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे वो भी पेयर्ड हो ही रहना चाहेंगे, मतलब जो हमारे प्रोटॉन्स होंगे वो चाहेंगे कि वो एक दूसरे के बिल्कुल एंटी पैरेलल रहें। मान लो एक प्रोटॉन मेरे पास इस तरह का है तो दूसरा प्रोटॉन जो है वो इस तरह से रहना चाहेगा, क्यों, क्योंकि इससे नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन जो है आपके पास बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। जब अट्रैक्शन होगी डेफिनेटली उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। और मेन जो सबसे बड़ी जो आपके पास चीज़ आ रही है दैट इज़ कि ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है ना आपके पास, ठीक है, ये जो स्पिन की वजह से आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो एक दूसरे को जो है आपके पास न्यूट्रलाइज भी कर देंगे साथ में। मतलब बोलने का मतलब मेरे पास ये है कि अगर मान लो मेरे पास दो प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा ही एक दूसरे के साथ किस तरह से रहना पसंद करेंगे, बिल्कुल एक दूसरे के एंटी पैरेलल, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं रहना चाहेंगे, मतलब इस तरह से नहीं रहना चाहते वो, ठीक है। दिस इज़ नॉट द वे दे वुड लाइक
टू लिव, ठीक है, दे वुड लाइक टू लिव इन सच सिचुएशंस जहाँ पे वो एक दूसरे के बिल्कुल एंटी पैरेलल हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो ये वाला कैंसिल कर देगा, मतलब दोनों के मैग्नेटिक इफेक्ट एक दूसरे से अपोजिट हो जाएंगे और एक दूसरे को वो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। तो अगर मेरे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो आपके पास अगर ये बिल्कुल ही इवन होंगे, ठीक है, अगर मेरे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इवन होते हैं, इवन होने का मतलब क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके पास, एक जो मेरे पास प्रोटॉन जनरेट करेगा डेफिनेटली वो कौन कैंसिल कर देगा, जो दूसरे उसका बिल्कुल एंटी पैरेलल होगा। तो इसकी वजह से मेरे पास क्या होगा, जो भी मेरे पास इवन इवन प्रोटॉन्स हो चाहे न्यूट्रॉन्स हो, जो मेरे पास मैग्नेटिक इफेक्ट होंगे, ठीक है, वो पेयर्ड की बात कर रहा हूँ, पेयर की, वो एक दूसरे के बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे। मतलब अब जो मेरे पास पेयर होंगे वहाँ पे प्रोटॉन्स जो भी होंगे, ठीक है, वो आपके पास जो है वो उनके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। क्यों देखने को नहीं मिलेगी, वो इसलिए देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो पेयर की फॉर्मेशन में है, ठीक है, अकेला नहीं है। अगर अकेला होगा हमारे पास तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके पास इसकी वजह से जनरेट हो जाएगी, लेकिन अगर वो पेयर में है तो जो मैग्नेटिक फील्ड एक प्रोटॉन जो है वो जनरेट करेगा, दूसरा जो उसका एंटी पैरेलल है वो उसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे पास जो है वहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो एक प्रोटॉन होता तो हमारे पास आई की वैल्यू जीरो नहीं होती। तो जब भी ऐसा न्यूक्लियाई होगा हमारे पास जहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू जीरो होगी, हम उसको बोलेंगे कि हमारे पास वो वाला न्यूक्लियाई जो है उसके अंदर बिल्कुल भी मैग्नेटिक डाइपोल नहीं है, ठीक है। तो अब एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आप लोगों ने, तो देखिए ये जो न्यूक्लियाई होगा मेरे पास, ठीक है, जहाँ पे मेरे पास पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जीरो हो जाएगी, मतलब एनएमआर इनएक्टिव हो गया हमारे पास, ठीक है, मतलब वहाँ पे बिल्कुल भी मैग्नेटिक डाइपोल नहीं है, ठीक है। जो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है एक प्रोटॉन जो आपके पास क्रिएट कर रहा था, वो जो एंटी पैरेलल वाला है वो उसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनके अंदर बिल्कुल भी मैग्नेटिक डाइपोल नहीं होगी, जब मैं उनको मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँगा, ठीक है, हम कर क्या रहे हैं कि हमारे पास एक प्रोटॉन है, मान लो हमारे पास अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, तो वो आपके पास एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और उसको हम कहाँ ले जाएंगे, उसको हम ले जाएंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। वहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो खुद को अलाइन कर लेता है इस तरह से, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर मेरे पास न्यूक्लियाई जो है जिसकी मैग्नेटिक डाइपोल नहीं है, ठीक है, अगर, अच्छा एक बात तो साथ में ध्यान रखना, देखिए ये जो न्यूक्लियाई है ना जिसकी मैग्नेटिक डाइपोल नहीं है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्पिन नहीं करेगा, ठीक है, वो स्पिन कर सकता है। जो न्यूक्लियाई है जिसकी मैग्नेटिक डाइपोल जो है बिल्कुल भी नहीं है, वो न्यूक्लियाई आपके पास स्पिन कर सकता है, लेकिन वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट नहीं करेगा, ठीक है। स्पिन तो वो कर सकता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट नहीं कर सकता है वो आपके पास, ठीक है। तो जब हम ऐसे न्यूक्लियाई को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे, ठीक है, तो देखिए उसके अंदर तो मैग्नेटिक डाइपोल है ही नहीं, तो दैट मीन्स जब हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, इस तरह से मैं यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लेके आऊँगा, तो ठीक है, तो आपके पास हो क्या रहा था कि अगर आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल होती तो न्यूक्लियाई जो है वो विद द फील्ड खुद को अलाइन कर लेता। हम इसी तरह से कर रहे हैं ना कि विद द फील्ड अलाइन कर लेगा, लेकिन अब जब यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल है ही नहीं, तो जब अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लेके भी आऊँगा तो इस न्यूक्लियाई के ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो मतलब ना ही तो ये खुद को उसके साथ में अलाइन करेगा, ना ही उसके अगेंस्ट अलाइन कर सकता है। मतलब जो हमारी दो स्टेट्स आ रही थी ना, एक लो एनर्जी वाली जब वो आपके पास खुद को अलाइन करता है विद द फील्ड, और दूसरी हाई एनर्जी वाली दैट इज़ जब वो अगेंस्ट द फील्ड जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ना ही तो आपके पास कम एनर्जी में आएगा, ना ही वो आपके पास हाई एनर्जी में आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियाई मेरा जैसा था वो वैसा का वैसा ही रहा, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मतलब ऐसा न्यूक्लियाई, ठीक है, इस केस में न्यूक्लियाई के ऊपर मैं अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी फॉल करवाता हूँ तो वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा, ठीक है, उसके पास आपके पास कोई सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो फ्लिप भी नहीं करेगा। फ्लिप का तो कंसेप्ट तो बहुत दूर की बात है, पहले तो वो फील्ड के साथ अलाइन ही नहीं कर सकता है खुद को, क्योंकि उसके पास तो मैग्नेटिक डाइपोल है ही नहीं। तो दैट मीन्स मैं जितनी मर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसके ऊपर फेंकता रहूँ मेरे पास वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करने वाला है। तो देखिए यही कंसेप्ट है हमारे पास कि जो इवन इवन न्यूक्लियाई होते हैं हमारे पास वो एनएमआर में एनएमआर में आपके पास इनएक्टिव है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पेयर बन जा रहे हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड जो एक प्रोटॉन जनरेट करेगा दूसरा उसको कैंसिल करता जाएगा, ठीक है। सिमिलर केसेस विद द न्यूट्रॉन्स। लेकिन अगर मेरे पास जो है, अगर आपके पास ऑड इवन केस चलते हैं,
ये जो आपके पास ऑड इवन केसेस हैं, ठीक है, चाहे ऑड इवन हो या इवन ऑड हो या फिर ऑड ऑड हो, दैट मीन्स वहाँ पे मेरे पास पेयर्स के अलावा कोई ना कोई एक ऐसा आपके पास जो है वो, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूट्रॉन हो, वो अकेला अकेला वहाँ पे आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। ऑड का मतलब क्या है? ऑड का मतलब ये है आपके पास कि मान लो 7 प्रोटॉन है, ठीक है, 6 न्यूट्रॉन है, 7 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, मतलब यहाँ से मेरे पास 3 पेयर्स बन जाएंगे प्रोटॉन्स के, ठीक है। इस तरह से मेरे पास, ठीक है, इस तरह से मेरे पास क्या होगा, 3 मेरे पास पेयर्स बन जाएंगे प्रोटॉन्स के। अब एक प्रोटॉन जो है यहाँ से मेरा अकेला होगा, और यही आपके पास जो है वो एनएमआर एक्टिव होने का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। सिमिलरली न्यूट्रॉन्स है ना, न्यूट्रॉन्स भी इस तरह से आपके पास पेयर हो जाएंगे, ठीक है। मान लो ये भी आपके पास इस तरह पेयर हो गए। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ सिर्फ समझाने के लिए आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास चाहे एक प्रोटॉन बचा हो हमारे पास, चाहे चाहे एक न्यूट्रॉन बचा हो, वो कब बचेगा, जब हमारे पास केस आएगा ऑड इवन का या फिर ऑड ऑड का केस आएगा हमारे पास, ठीक है। इन दैट केस हमारे पास जो हमारा न्यूक्लियाई होगा, ठीक है, वो आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल जो है वो जनरेट करेगा, जिसकी वजह से अब आपके पास हमें देखने को क्या मिलेगा, एनएमआर में सिग्नल देखने को मिलेगा। मतलब वो एनएमआर में रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके आपके पास जो है वो अगेंस्ट द फील्ड जा सकता है। जब हम उसके ऊपर फील्ड अप्लाई करेंगे और उसने पहले खुद को फील्ड के साथ अलाइन किया होगा, वहाँ से वो अगेंस्ट द फील्ड जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लिप करना, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि कौन से न्यूक्लियाई जो है हमारे पास वो एनएमआर में एक्टिव होते हैं, ठीक है। ये हमारा सारा का सारा कंसेप्ट आ गया कि विच न्यूक्लियाइज आर एनएमआर एक्टिव, ठीक है, क्यों हमारे इवन इवन न्यूक्लियाई जो है वो एनएमआर इनएक्टिव होते हैं, और जो एनएमआर एक्टिव है तो वो एनएमआर में क्यों एक्टिव है, जो एनएमआर में इनएक्टिव है वो एनएमआर में क्यों इनएक्टिव हुआ। इसके साथ में हमने यहाँ से एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी कि हमारे पास क्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है दोनों मिलकर हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट को जो है वो जनरेट करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है। तो ये भी हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ से हमें सीखने को मिली है। सो फिलहाल के दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है। अब इससे पहले कि मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊँ, तो मैं आपको यहाँ से एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या होता है, हमने एक बात की थी पॉसिबल ओरिएंटेशंस की, कि हमारे पास न्यूक्लियाई जो है वो कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशन में ले सकता है आपके पास। तो उसको हम निकालते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला दैट इज़ 2i+1, ठीक है। मतलब एक न्यूक्लियाई जो है हमारे पास, उसके अंदर 2i+1 जो है वो ओरिएंटेशन देखने को आपको मिलेगी, ठीक है। तो हमने कहा दो ओरिएंटेशन हमारे पास कौन सी होती है, एक होती है विद द फील्ड और एक होती है अगेंस्ट द फील्ड। तो दो ओरिएंटेशन के बारे में तो हमें पता है, और वो कब निकलती हैं, जब हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ठीक है। अब मान लो कि मेरे पास अगर आई की वैल्यू जो है 1 हो जाए, तो कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशन आएंगी, यहाँ से 2 × 1+1, ठीक है, दैट विल बी योर 3। सिमिलरली अगर आई मेरे पास 3/2 हो जाए, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी ले ली मैंने, 3/2, तो दैट मीन्स ओरिएंटेशन कितनी आएंगी, 2 × 3/2+1 विच इज़ इक्वल टू 4 ओरिएंटेशन। इसका मतलब क्या हुआ, दो ओरिएंटेशन जिसके बारे में मुझे पता है, विद द फील्ड अगेंस्ट द फील्ड। अब इसके अलावा मेरे पास और भी ओरिएंटेशंस हैं, तो मतलब न्यूक्लियाई कहाँ पे होगा, ठीक है। मतलब पहला न्यूक्लियाई मेरे पास इस तरह से है, ठीक है, विद द फील्ड। अब यहाँ पे इसने फ्लिप किया, फ्लिप करने के बाद इस तरह से अगेंस्ट द फील्ड आ गया। तो दो ओरिएंटेशन तो ये होगी, बाकी की ओरिएंटेशन कहाँ पे है, क्या मतलब वो फील्ड के परपेंडिकुलर हो सकता है इस तरह से, या यहाँ को हो सकता है, या यहाँ को हो सकता है, किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि हमारे पास पॉसिबल ओरिएंटेशन जो है वो न्यूक्लियस जो है वो कौन कौन सी हो सकती है, और न्यूक्लियाई जो है वो कहाँ कहाँ पे होगा। एंड नेक्स्ट हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग पढ़ेंगे कि हमारे पास जो रेजोनेंस का कंसेप्ट है, थोड़ा हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अप्लाई कर रहे हैं न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अप्लाई कर रहे हैं न्यूक्लियस के ऊपर, तो वो फ्लिप करने के बाद हमने कहा ना कि रेजोनेंस में आ गया, ठीक है, उसने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, और वो फ्लिप कर गया, ठीक है। हम बोलते हैं कि हमारे पास कंडीशन आ गई है रेजोनेंस की। तो वो रेजोनेंस जो है वो किस तरह से हमारे पास जो है वो अटेन होता है, ठीक है, न्यूक्लियाई जो है आपके पास किस तरह से वो रेजोनेंस को शो करेंगे। तो देखिए जो मैं आपको बता रहा था एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर स्टार्टिंग में कि 3 वर्ड्स हैं, न्यूक्लियर, मैग्नेटिक, रेजोनेंस। तो मैग्नेटिक वर्ड तो आपका यहाँ पे सारा का सारा जो है वो कवर अप हो चुका है, ठीक है। मैग्नेटिक वर्ड मेरा सारा का सारा कवर अप हो चुका है, किस तरह से हमारे पास रोल रहेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। और साथ में आज हमारे पास न्यूक्लियर का भी रोल सारा का सारा खत्म हो गया। मतलब न्यूक्लियर का मतलब जो मैंने कहा था समथिंग रिलेटेड टू न्यूक्लियस, मतलब कैसा न्यूक्लियस होगा जो एनएमआर एक्टिव होगा। पहली चीज़ ये आपके पास मैग्नेट की तरह किस तरह से बिहेव करता है। सेकेंड थिंग कि आपके पास जो न्यूक्लियस है हमारे पास,
वो किस तरह से एनएमआर में एक्टिव होंगे, कौन से जो है एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, तो इसको भी आज हमने पढ़ लिया। ठीक है, सेकंड जो हमारा मैग्नेटिक था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारे पास, उसका क्या रोल रहेगा इस न्यूक्लियस के साथ। ठीक है, मतलब जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो न्यूक्लियस के साथ क्या हुआ। ठीक है, इसको तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी पढ़ लिया था और थोड़ा आज भी पढ़ लिया। अब हमने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था कि रेजोनेंस किस तरह से जो है हमारे पास अटेन होता है, लेकिन अब हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।